वेद घर का दरवाजा खुला देखता है और बत्ती जलाता है तो देखता है बिस्तर पर सिकुड़ी हालत में आरोही वहीं सो रही है। उसे ठंड लग रही थी मगर उसने चादर नहीं ओढ़ी, शायद खुद को सजा देना चाह रही थी। वेद उसके पास जाता है और उसे चादर ओढ़ा देता है मगर तभी आरोही नींद में ही उसका हाथ अपने गाल से सटा लेती है। यहीं रहो ना, मुझे अकेला अच्छा नहीं लग रहा, बहुत गोल गोल सा लग रहा है। अयान, तुम सुन रहे हो ना? पता है दरवाजा खुला है, ध्यान रखना कहीं वो मवाली वेद अंदर ना आ जाए। अयान, कुछ तो बोलो। और आरोही वेद का हाथ और खींचकर उसको दबाकर ही सोने लगती है। उसके चेहरे पर नींद का सुख नजर आ रहा था। वेद के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और वो बिस्तर के सहारे ही जमीन पर बैठकर आरोही को निहारने लग जाता है। मैं तुम्हारी नफरत के भी काबिल नहीं हूँ आरोही, मैं किसी के प्यार के काबिल नहीं हूँ। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती, मगर अयान को लेकर जो पट्टी अभी भी तुम्हारी आंखों पर बंधी है, मैं उसे बस एक बार उतार दूं तो तुमसे दूर हो जाऊंगा। अचानक आरोही की आंख खुल जाती है। उसे सब धुंधला नजर आ रहा था। वेद, वो मुझे अच्छा नहीं। आरोही पूरा बोलती कि उससे पहले ही वो वेद के ऊपर ही उल्टी कर देती है, लेकिन वेद को उस पर जरा भी गुस्सा नहीं आता है। वो आरोही की पीठ सहलाता है और उसे लेटाकर रसोई से नींबू पानी बना कर लाता है। ये पी लो लड़की, तब जाकर तुमको अच्छा लगेगा। और आरोही नींद की सरगोशी में ही नींबू पानी पीकर लेट जाती है। वेद जगह साफ करता है और अपने कपड़े साफ करता है और आरोही का चेहरा सहलाकर जाने ही लगता है कि तभी आरोही उसे जकड़ लेती है और थामे हुए ही सो जाती है। पूरी रात वेद सिरहाने जमीन पर एक ही जगह बैठे बैठे आरोही को देखता रहता है। मुंह उधर करो ना, मुझे नींद में भी तुम्हारी घूरती आंखें नजर आ रही हैं अयान। अयान, जानती हो यहाँ आने से पहले मैं उसी से मिलकर आया था। तुमको अंदाजा भी नहीं आरोही कि हम लोग कितने घिनौने लोग हैं। ऐसे तूने इतनी रात को अचानक फोन करके क्यों बुलाया? वो आरोही की बच्ची मिली कि नहीं? वो आरोही नहीं, वो मुझे नहीं मिली। ओह शिट, ऐसा रापचिक माल हाथ आया था अब की बार, लेकिन उसकी खुद की बेवकूफी की वजह से वो हमारे हाथ से निकल गई। वो मैं कह रहा था यान कि उस आरोही का जितना इस्तेमाल तुमको करना था तुम कर चुके हो, अब उसे जाने दो। रही बात पैसों की दिक्कत की, तो मैं दे देता हूँ तुम्हें। वेद अयान को नोटों की कुछ गड्डियां देता है। पैसा देखकर उसकी आंखें चमक जाती हैं। देख, तू मेरा यार है, इसीलिए तेरे कहने से मैं ये पैसे ले रहा हूँ, पर उस आरोही का मिलना तो जरूरी है। एक तो उसकी याददाश्त कमजोर होने से पहले उसे सब पता चल गया और वो हाथ से निकल गई। गलती छोटी की है, उसको आते ही नशे वाले इंजेक्शन देते रहने चाहिए थे। ससुरी को ज्यादा ही लाड दे दिया, बस यही गलती हो गई। कोई बात नहीं, मैंने उसके बाप के कान भी भर दिए हैं कि उसकी बेटी इश्क में बेईमान हो रही है, तब तो वो उधर भी नहीं जा सकेगी। आखिरकार एक हिंदुस्तानी बाप बेटी को ससुराल क्यों ही छोड़ने देगा। वेद चुपचाप अयान की बातें सुनते जा रहा था। वो सब ठीक है, पर तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? माँ बता रही थी कि नथ उतराई पर सबसे ज्यादा बोली तूने ही लगाई थी। नॉट बैड। अपने यार की झूठन को भी खाने का मजा ही कुछ और है। तो बता, कैसा था अनुभव आपका? मानना पड़ेगा तुझे, जो शर्त तूने लगाई थी आखिर जीत ही ली कि तू अपने दोस्त की बीवी के साथ 1-2 का 4 कर ही लेगा। अयान, मुझे इस बारे में और बात नहीं करनी, और प्लीज अब तू इस चैप्टर को बंद करके भूल जा। वैसे भी अब तुझे खतरा बढ़ गया है, तू पुलिस की नजरों में आ गया है। अयान वेद की बात मानकर उस समय वहाँ से निकल जाता है। मैंने कहा था ना, मैं दरिंदा हूँ आरोही, तुम गलत फंस गई हो हमारी दुनिया में। जाओ, भाग जाओ, निकल जाना वहाँ से, निकल जाना। ओ नो शिट, कितना बड़ा मौका था तुम्हारे पास यहाँ से भागने का, फिर क्यों नहीं भागी तुम यहाँ मेरी दुनिया में नहीं रह सकोगी। आरोही, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। मेरी जिंदगी के बहुत से काले गहरे राज हैं जिनसे तुमको दूर ही रहना चाहिए। और वेद वहीं सिरहाने आरोही के सिर के पास टिका कर सो जाता है। अगला दिन होता है। आरोही को होश आता है। मेरा सर, कल का दिन कितना लंबा था। तभी आरोही की नजर बिस्तर के सिरहाने जमीन पर सो रहे वेद पर जाती है और आरोही को कल का किया सब याद आ जाता है। हे भगवान, कल मैंने इस लड़के के साथ क्या क्या कर दिया। हे भगवान, इतनी बड़ी पट्टी, पता नहीं कितनी चोटें आई होंगी इसे। आरोही उठकर बाहर आती है तो देखती है कि पूरा घर ऐसे फैला हुआ है जैसे वहाँ कब से कोई आता जाता ना हो। बेटा आरोही, अब कल जो कचरा तूने फैलाया है, आज तो उसके बदले ये कचरा साफ कर। तब तक वेद को होश आता है। आरोही सब साफ कर चुकी थी। वेद अंगड़ाई लेता हुआ अपना सिर पकड़े हुए बाहर आता है तो वो खुद के घर को पहचान तक नहीं पाता है। आरोही की नजर वेद से मिलती है और वो अपने कान पकड़ लेती है। सॉरी, कल के लिए, कल मैंने बहुत तमाशा किया ना। तमाशा? सच कहूँ तो जैसा तमाशा अभी तुम्हारी लाइफ में चल रहा है, तुम खुद उससे ज्यादा तमाशा क्या ही कर लोगी लड़की। कल जरा सी फिक्र हुई थी तुम्हारी, अब तुम्हें देखकर मुझे तरस आ रहा है।
आरोही वेद की इस बात से चिढ़ जाती है और वो नहाने जाती है, लेकिन उसके पास पहनने को तो कपड़े नहीं थे कि तभी वो वेद का बाथरोब पहनकर बाहर आती है और कमरे में बनी अलमारी छानती है। इतनी सारी साड़ियाँ, वो भी यहाँ इसके घर में, ये किसकी है? फिलहाल तो इनसे काम चला लेती हूँ। आरोही एक साड़ी निकालकर पहन लेती है। वो आईने के सामने खड़ी होकर ब्लाउज की डोरी बांध ही रही थी कि तभी वो देखती है कि उसके ठीक पीछे वेद खड़ा था। वो आरोही की पीठ सहलाने लग जाता है। आरोही सहम तो गई थी मगर उसे रोक भी नहीं पा रही थी। वेद, ये क्या कर रहे हो तुम? वही जो तुम चाहती हो, यही सब चाहिए था ना तुम्हें, इसीलिए एक अनजान लड़के के कमरे में उसके बिस्तर पर इतनी आराम से सो रही थी तुम। तो लाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी किए देता हूँ। वेद, तुम्हारी हिम्मत! आरोही पलटकर वेद के गाल पर हाथ साफ करने ही वाली थी कि तभी वेद उसे बाहों में जकड़कर उसके बाल गर्दन से हटाकर वहाँ गर्म सांसें छोड़ने लगता है। कैसा लग रहा है मेरा इतना करीब आना? हाँ, और करीब आऊं? बोलो, इतने मर्दों ने छुआ था तुम्हें, तो मेरा टच कैसा लग रहा होगा? बताओ। ये तुम्हारी पीठ पर बल खाती जवानी पर ये दो नाजुक नाजुक हड्डियां ऐसी लग रही हैं जैसे यहाँ से अभी चिड़िया के दो पंख निकलकर बाहर आएंगे और तुम एक झटके में उड़ जाओगी। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। जानती हो मैं क्या करूंगा? क्या करूंगा जानती हो? हाँ। आरोही वेद के ऐसे अजीब बर्ताव को देखकर सहम जाती है। तभी वेद आरोही की साड़ी को देखता है। ये साड़ी ये कहाँ से ली तुमने? यही अलमारी से। तुमने मुझसे बिना पूछे इस अलमारी को छुआ कैसे? क्या ये तुम्हारी साड़ियाँ थी जो तुमने पहन ली? मैं कुछ पूछ रहा हूँ आरोही, बोलो। वेद आईने पर जोर से हाथ पटकता है और आरोही को कस कर भींचता है। वेद, मुझे दुख रहा है। अपने पैरों को संभाल कर रखना आरोही, वरना मैं तुम्हारे दोनों पंख उगने से पहले ही काट कर जला दूंगा, समझी? अब तुम यहाँ से कभी नहीं बच पाओगी। कल मौका दिया था ना, क्यों नहीं भागी? हाँ, क्यों नहीं? मैंने पूछा क्यों नहीं चली गई कल तुम? आरोही वेद की तेज आवाज से चमक कर घबरा जाती है। तुम सब बहुत महफूज लगता है वेद। मैं चाहती थी कि यहाँ से भाग जाऊं, पर नहीं भाग सकी। ऐसा लगा यहाँ रहूंगी तो सांस तो ले सकूंगी, बाहर रही तो कहीं मेरा दम न घुट जाए। तुम बहुत बुरे हो, बहुत बहुत बुरे, इतने बुरे कि शायद मैं तुम्हारा चेहरा भी न देखना चाहूँ, मगर फिर भी तुम आसपास रहते हो तो लगता है कि मुझे कुछ नहीं होगा। वेद ये बात सुनकर आरोही को छोड़ देता है। उसे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। आरोही वेद के सामने ही वो साड़ी खोलकर अपनी पुरानी साड़ी से खुद को ढकने लगती है। ठीक है, रख लो ये साड़ी, मगर इस घर में मेरी इजाजत के बिना कुछ छूने की हिम्मत मत करना फिर से। यहाँ रहने को जगह और खाने को टुकड़े दे रहा हूँ, तो मेरा एहसान कभी हराम मत करना, समझी? ये कहकर वेद चला जाता है, मगर उसके जहन में आरोही की बात घूम रही थी। आरोही अपनी चढ़ी हुई सांस को जैसे तैसे थामती है। मेरा कंधा, तुम अयान से भी बुरे हो वेद, बहुत बुरे। अयान दीपाली के हुस्न के नशे में चूर होकर सो रहा था। सुबह हो गई थी। दीपाली जाने को तैयार हो गई थी। चलो जीजू डार्लिंग, मैं चलती हूँ। आरोही की क्या खबर है, वो उसके मॉम डैड से पता करके तुमको बताती हूँ। एक बार हाथ लगे तो उसका मुंह भी बंद करना होगा, वरना तो खतरा बनकर खुले में यूं ही घूमती रहेगी। दीपाली चली जाती है और अयान भी नशे से झूमता हुआ अपने घर पहुँचता है तो वहाँ का माहौल एकदम सुनसान सा था। अरे कोई मर गया क्या? ऐसा सन्नाटा क्यों कर रखा है घर में? कोई महफिल वगैरह जमाओ, बुलाओ जरा मोहल्ले के मर्दों को। मेघना ये देख क्रोध में आकर अयान को चांटा लगा देती है। अयान, होश में आ, किस महफिल की बात कर रहा है तू? अब क्या मैं चटाई पर बैठ जाऊँ इस उम्र में अपनी नतुतराई के लिए? तुझे दिखाई दे रहा है कि नहीं कि तेरी बीवी भगौड़ी निकली, कल से घर नहीं आई है और तू भी रात भर गायब रहा। अरे बीवी ही तो है मॉम, तुम कब से इतनी चिंता करने लग गई हो? कोई पहली बीवी थोड़ी ही थी, ना ही आखिरी थी। हाँ, क्यों छोटी, क्यों बोलो? अरे मॉम, ये छोटी कहाँ चली गई अब? अरे छोटी, तू वहाँ मुंह छुपाई क्यों बैठी है? जूही अयान की ओर पलटती है तो अयान उसका चेहरा देखकर घबरा जाता है। जूही का आधा चेहरा चोट से लाल हो रखा था। जूही, हाँ, ये किसने कर दिया छोटी? ये किसने कर दिया? नाम बोल बस, तेरा भाई उसको बीच से फाड़ कर आएगा। लल्लन सेठ। लल्लन का नाम सुनते ही अयान का जोश पानी पानी हो जाता है। ये क्या बोल रही है तू? क्यों जुबान चिपकने लग गई तेरी? हाँ, तेरा मालिक आया था लल्लन, और जानता है हमको क्या बोल कर गया है कि 7 दिन के भीतर अगर उसका हिसाब पूरा नहीं हुआ तो आगे की सारी मीटिंगें तेरी बहन जूही करेगी। अयान ये सुनकर हिल गया था। उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता है और वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। कहीं जा रहे हो तुम? बता दो खाने में क्या बनाऊं? कल से हम दोनों ही भूखे हैं। आग बना लो, मेरे मुंह में भी शोले भर देना और खुद के मुंह में भी भर लेना, जो चाहे कर लो यार, बस मेरा माथा खाना बंद कर दो अब। वेद दरवाजा पटककर बाहर चला जाता है। आरोही एक बार फिर बुरा मानकर रह जाती है। कुछ ही पलों में दरवाजे की घंटी बजती है। देखा, खुद ही गुस्सा करता है पहले और खुद ही आ जाता है।
आरोही दरवाजा खोलती है तो सामने वेद नहीं बल्कि एक लंबे बालों वाली सुंदर सी लड़की खड़ी थी। आखिर लल्लन और अयान का क्या लेखा जोखा चलता है और ये कौन आई है कहानी में नई लड़की? क्या दोनों दोस्त मिलकर आरोही के साथ कोई खेल तो नहीं खेल रहे? जानने के लिए देखते रहिए रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, केवल लव सिटी पर। दोस्तों, मिलियन ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ा हम जोर लगाते हैं, थोड़ा आप लगाइए और किसी भी किरदार का फैशन अपने घर ले जाना है विद माई स्पेशल मैसेज, तो फिर जाओ लिंक पर जाओ और फैशन स्टोर पर भी लव ही लव बरसाओ। सो कीप वॉचिंग। Please do like, share, subscribe and comment must please.